हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो पहली बात तो ये आई कि भाई ज़रूरत ही क्यों है, क्या ज़रूरत है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने की, कन्वर्ट करने की, व्हाट्स द नीड। तो नीड ये है कि देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वह क्यों यूज़ होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर जो है वह क्यों यूज़ होता है, व्हाट इज़ द नीड। तो गैल्वेनोमीटर जो है वह फीबल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, फीबल करंट, है ना, आई बात समझ में, फीबल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपको पता चल जाए कि डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है। सो फॉर दैट वी यूज़ गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको करंट को मेजर करना है और वो करंट केवल डिटेक्ट नहीं करना है, मेजर करना है ना, आप समझिए अंतर क्या है, करंट डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं अपन, मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको करंट को क्या करना है, मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको क्या देगा, वह आपको आइडिया देगा केवल। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने की जरूरत है, पहले तो यह पता चले कि भाई जरूरत है तभी तो करेंगे, नहीं तो क्या जरूरत, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने की जरूरत है। वी नीड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। अब एमीटर क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि एमीटर जो है वह क्या करता है, एमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है यह मेजर करने के लिए आपको एमीटर की जरूरत है। अब बात क्या होती है कि अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, फीबल करंट डिटेक्ट कर लेता है, मेजर कर लेता है, लेकिन एमीटर तो ज्यादा करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो अब बात यह आती है कि भाई गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो गैल्वेनोमीटर नहीं कर सकता और एमीटर कर लेगा, और एमीटर ऐसा क्या है जो कर लेगा, क्या उसमें सेटअप हम लगाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर करता है, या अगर वो डिटेक्ट भी करता है करंट, तो क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है, जब उस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, और डिफ्लेक्शन जो है उसको मेजर कर लिया जाता है। लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिफ्लेक्शन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जितना करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, ये हम जानते हैं, ये सारी बातें हमें पता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट है, ओके, दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा, सही है कि नहीं। तो वो लीनियर स्केल पर चलता है ना, इट वर्क्स ऑन अ लीनियर स्केल, ये भी हमें पता चल गया। अब ध्यान से समझिए कि जो गैल्वेनोमीटर है, दिस गैल्वेनोमीटर, अगर आप इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर दें तो क्या होगा, जैसा आपको देखा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, है ना, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वह डैमेज हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन ऑल्सो एंड मे बी ड्यू टू द एक्सेस हीटिंग, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं करते। तो अब तरीका क्या है, कुछ तो तरीका होगा जिससे कि हम यूज कर सकते हैं उसको, तो वो तरीका हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, है ना। याद रखिए सीबीएसई में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, कन्वर्जन का एक्सपेरिमेंट है। अब पता नहीं कि इस बार शायद हटा दिया होगा, है ना, क्योंकि समय की तो बहुत कमी है, अदरवाइज सीबीएसई में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है। अब आप देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए एक तरीका है, आप ये देखिए, ये मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर है। अब एक बात तो क्लियर है कि भाई ये गैल्वेनोमीटर आपका जो है यह सारा करंट जो है वह ले नहीं सकता, क्योंकि सारा करंट अगर इससे फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, कॉइल डैमेज हो जाएगी, सीधी सी बात। तो करते क्या हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, करते ये हैं कि वो जो है यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए कि अगर ट्रैफिक पास होने लग जाए सिटी से पूरी तरह, तो क्या होगा, जैम हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई बाईपास बना दो, रिंग रोड बना दो, ऐसे ही तो करते हैं। तो यही इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दिया,
ठीक है। और ये रजिस्टर कैसा लगाया, लो वैल्यू रजिस्टर लगाया। क्या लगाया, लो वैल्यू रजिस्टर। और लो वैल्यू रजिस्टर जो है इसको कहा जाता है शंट। क्या कहा जाता है, शंट। दिस इज कॉल्ड शंट। तो ये जो लो वैल्यू रजिस्टर है दिस इज कॉल्ड शंट। सो दिस शंट व्हाट इट डज, अच्छा देखिए जैसे मैंने बताया लो वैल्यू रजिस्टर है। इसी तरह रिंग रोड जो बनाते हैं, देखो आपको पता है रिंग रोड लंबा रास्ता है ना, या फिर बाईपास जो है लंबा रास्ता है, पर लोग प्रेफर करते हैं। व्हाई डू पीपल प्रेफर दैट, रीजन बीइंग बिकॉज देयर विल बी लेस ट्रैफिक, है ना। तो क्या होगा कि भाई स्पीड से अच्छे से निकल जाएंगे और वो कंजेशन नहीं होगा, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस हियर आल्सो। व्हाट दिस शंट इज ऑफरिंग, it is a low resistance, low value resistance, so it is offering low resistance to the current, to the charge carriers. So charge carriers will prefer this, okay। तो होगा क्या, कहने का मतलब ये जो है पूरी कहानी ये कहती है कि अगर I करंट है और इससे इसकी जो फुल कैपेसिटी वो IG है, कि IG से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये IG से ज़्यादा फ्लो करवा ही नहीं सकता, तो IG करंट तो इससे फ्लो हो गया। अब देखो I करंट आया था और IG करंट इससे फ्लो हो गया, तो बचा हुआ करंट कौन सा है, बचा हुआ करंट है ये IS जो कि शंट से होगा फ्लो, ठीक है। और IS से फ्लो होके वापस ये यहाँ पर IG और IS मिलके फिर क्या बना लेंगे, I बना लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से ये काम करता है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बात आती है कि इस शंट की वैल्यू कितनी होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी वैल्यू होगी भाई शंट की। तो उसको भी अब थोड़ा सा मैथमेटिकली हम निकालते हैं, पर इतना मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो मैं बात करना चाहता था वो ये थी कि किस तरह से शंट की आवश्यकता है, व्हाई डू वी नीड शंट, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हम इस शंट की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करें, वी कैन डू दैट। अब देखिए हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, ओके। बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, ओके, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए एक तो गैल्वेनोमीटर लगा है और एक शंट लगा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर और शंट जो है वो पैरेलल में है, और पैरेलल में आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कांस्टेंट है और गैल्वेनोमीटर और शंट जो है पैरेलल में लगे हुए हैं। तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं, अगर ऐसा है तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस यानी शंट जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आइए कर देते हैं इन दोनों को इक्वल। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है करंट इनटू वैल्यू ऑफ रजिस्टर। इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दिस इज हाउ यू फाइंड इट। तो करंट कितना है IG, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है, तो आप इसको लिख सकते हैं IG इंटू कैपिटल G। क्या लिख सकते हैं, IG इंटू कैपिटल G, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, अच्छा सॉरी मैंने S की तरफ लिख दिया, शंट की ओर मैंने लिख दिया है। मुझे लिखना चाहिए किस तरफ, मुझे ये लिखना चाहिए तो यहाँ पर मैं शंट की जगह पे लिख दिया वो। तो याद रखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लिखना है IS इंटू एस, दैट इज द वैल्यू ऑफ शंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू VG, दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटू कैपिटल G। आई बात समझ में, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इंटू कैपिटल G। अब एक बात और क्लियर है यहाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि जो I है वह IG और IS के सम के इक्वल होना चाहिए। I इक्वल्स टू IG प्लस IS, क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ्स लॉ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, यही तो किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ्स लॉ से आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू IG प्लस IS, क्लियर है इतना, I इक्वल्स टू IG प्लस IS। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं IS की जगह पर आप लिख सकते हैं I माइनस IG, सही है ना। IS के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, I माइनस IG, तो यहाँ इंटू S लिख देंगे हम, एंड दैट इज इक्वल्स टू IG इंटू G, IG इंटू G, क्लियर है इतना। अच्छा इसके बाद आप लिख सकते हैं I इंटू S माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं I इंटू S इज इक्वल टू
आई जी कॉमन एस प्लस जी, ठीक है, एस प्लस जी ऐसा लिख सकते हैं आप। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप एस की वैल्यू, अच्छा आपको निकालना क्या है, आप चाहें तो यहां से करंट भी निकाल सकते थे। अच्छा यहां वो बता, देखिए ये डिपेंड करता है कि आपको क्या फाइंड करना है। अगर आप IG फाइंड करना चाहते हैं कि कितना करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो होगा, तो IG इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I अपॉन जस्ट मिनट, अगर आपको IG निकालना है तो क्या आ जाएगा, IG आ जाएगा I इंटू एस अपॉन एस प्लस जी, सही है ना, ये गैल्वेनोमीटर करंट आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा कि भाई गैल्वेनोमीटर करंट कितना फ्लो होगा अगर एस और जी दिया हुआ है और करंट, टोटल करंट दिया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर करंट जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये तो आपने IG निकाल लिया है ना, IG इक्वल्स टू I इंटू एस अपॉन एस प्लस जी। अब अगर मान लीजिए कि आपको जो है मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है IS, शंट से कितना करंट फ्लो हुआ, तो शंट करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शंट करंट निकालना है। आप देखो यहां पर आपने शंट करंट को I माइनस IG लिख दिया था, तो शंट को आपने इधर से एलिमिनेट ही कर दिया था, सही है ना। अब आपको इसका जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है ना, अब इसका जस्ट अपोजिट करना है, मतलब क्या, अब आप क्या करेंगे, IG को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इतना तो आपको क्लियर हो गया है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे बाद में, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। वैसे तो आपको साथ साथ करते रहना चाहिए, पर ठीक है बाद में भी कर सकते हो। अब यहां पर इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको निकालना है अब शंट से फ्लो होने वाला करंट, तो शंट से फ्लो होने वाला करंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे इस वाले से आप लिख सकते हैं IG इक्वल्स टू I माइनस IS लिख सकते हैं, और उसकी वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए IG की। जब आप यहां रखेंगे देखिए क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें, IS इंटू एस, IS इंटू एस, एंड दैट इज इक्वल्स टू IS इंटू एस इक्वल्स टू IG इंटू, सॉरी IG की तो वैल्यू अपन रख रहे हैं, तो IG की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, I माइनस IS और मल्टीप्लाइड बाय G हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है IS। चलिए IS निकालना है, तो आप एक काम करेंगे, IS इंटू एस इज इक्वल टू IG माइनस IS इंटू जी, ठीक है। अब IS इधर ले आएंगे, IS कॉमन आ जाएगा, S प्लस जी इज इक्वल्स टू I इंटू जी, या फिर आप लिख सकते हैं यहां से IS इक्वल्स टू I इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, ठीक है, क्लियर है। तो ये शंट करंट की वैल्यू आ गई, है ना। याद रखने का तरीका तो बहुत सारा हो सकता है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे G है तो इधर S अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा, अगर यहाँ S है तो यहाँ पे G अपॉन एस प्लस जी हो जाएगा। टोटल करंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रख सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन फॉर्मूलेस को कभी याद ही ना करें, 2 मिनट लगते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, और 2 मिनट लगते हैं आप इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना। हार्डली इट टेक्स 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ओके। तो ये हो गया आपका शंट और करंट की वैल्यू, है ना। 2 चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें समझ में आना चाहिए इस डिस्कशन से, वो ये है कि शंट जो है वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है। शंट अगर लो वैल्यू रेजिस्टेंस है तो जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो इससे फ्लो होगा, क्योंकि आपने पैरेलल में इसको गैल्वेनोमीटर के लगाया हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द करंट वुड फ्लो थ्रू शंट, एंड इफ मोस्ट ऑफ द करंट वुड फ्लो थ्रू शंट, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली सेविंग द गैल्वेनोमीटर कॉइल, आप गैल्वेनोमीटर को सेव कर रहे हैं इस केस में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि शंट जो है वो प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है, इसके अलावा वो उसकी रेंज भी बढ़ा रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहले तो केवल IG ही मेजर कर पा रहा था, लेकिन अब वो I मेजर कर पाएगा, एंड सर्टनली दिस इज मोर देन व्हाट गैल्वेनोमीटर वाज डूइंग। सो दैट्स व्हाई यूजिंग अ शंट इज अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। आई होप कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है आपको सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि शंट की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक बात तो थी, प्रीवियस वाला ही बात कर रहा हूं मैं, VAB इज इक्वल टू, है ना, AB के बीच का निकाल रहे हैं हम, तो किसके, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस और
और शंट के अक्रॉस, ठीक है ना। ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए। अब बात क्या आती है, आप लिख सकते हैं आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस, ठीक है कि नहीं, आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई एस इंटू एस। अच्छा, आई एस को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज आई माइनस आई जी इंटू एस। ये सब मैंने पिछली बार ही बताया, आई जी इंटू जी, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, शंट की वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, आई जी अपॉन आई माइनस जी इंटू कैपिटल जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास शंट की वैल्यू आ गई तो भाई बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों, क्योंकि शंट की वैल्यू डिटरमिन अगर आपने कर ली तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आपको जो रेंज चाहिए एमीटर की, उस रेंज का एमीटर आप क्या कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। और इसलिए वैल्यू ऑफ शंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। उसके बाद में देखिए, जब आप समझिएगा, जब आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप शंट लगा देते हैं इस तरह से, तो देखिए इसका कुछ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, सॉरी 1 अपॉन एस, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आपको पता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप जी एस अपॉन जी प्लस एस, ठीक है ना, जी एस अपॉन जी प्लस एस। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आप इसको इस तरह से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये निकालने को आता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब हम, इतना सभी को क्लियर है। आगे अब हम बात करते हैं, और आगे जो बात करनी है वह है वोल्ट मीटर के बारे में। कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अब बात क्या है, वोल्ट मीटर करता क्या है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ये आप सभी जानते हैं। अब बात क्या है कि आपने एक बात देखी है कि एमीटर जो होता है उसको हम हमेशा किस में लगाते हैं, उसको हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आपने देखा था उसमें लो वैल्यू रजिस्टर यानी कि शंट को हमने पैरेलल में लगाया, और पैरेलल में लगाने पर आपको पता है, जो अपन ने अभी देखा ना, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो देखा वो क्या था, जी एस अपॉन जी प्लस एस। याद रखिए, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इसकी वैल्यू जो होती है इंडिविजुअल रजिस्टर से छोटी ही होती है, कम ही होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि ये जो इक्विवेलेंट है, मतलब जो आपका जो एमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो अब एमीटर अगर उसका रेजिस्टेंस, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो जीरो होना चाहिए, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर शुड बी जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि एमीटर को सीरीज में लगाएंगे तो सर्किट के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब करंट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ओके। सो दैट्स व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इन सीरीज ऑफ द सर्किट, ओके। आगे बात आती है वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर को करना क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी करेंगे गड़बड़ कर देंगे, है ना। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई इन एनी एक्सपेरिमेंट, इन एनी प्रैक्टिकल, इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन, the first thing what we do is we define our objective, okay। तो आप देखिए यहां पर जो पहली चीज है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। तो मुद्दा यह आता है कि ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, निकाल लीजिए। अब आप याद रखिए कि जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, और अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आप इस तरह से पैरेलल में लगाएंगे, है ना, ध्यान से समझिएगा, पैरेलल में लगाएंगे। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है पॉइंट्स के, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनके अक्रॉस हम पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं।
अब पैरेलल में लगाने का उद्देश्य क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं। अभी मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा हूं, अभी तो मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं कि हम वोल्ट मीटर से चाहते क्या है, तभी तो हम उसको बना पाएंगे, है ना। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वो पोटेंशियल निकाल रहा है। अब क्या होता है कि ये जो करंट है जो यहां से आया, अब एक बात बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रजिस्टर ये आर है ना। एक बात तो क्लियर है कि भाई आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच। अब मुद्दे की बात जो है वो यहां से शुरू होती है कि आप ये चाहोगे कि वोल्ट मीटर जो है ना, वो क्या करे, कम से कम करंट यहां से ले। क्यों? अगर वो यहां से ज्यादा करंट ले लेगा, ध्यान से सुनना, यहां से ज्यादा करंट ले लेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि ज्यादा करंट इधर चला जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है अफेक्ट करेगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप को अफेक्ट करेगा। तो आप चाहेंगे कि ये जो करंट वोल्ट मीटर से फ्लो हो रहा है वो कम से कम हो, है ना। और ऐसा कब होता है, किसी भी डिवाइस में करंट जो उससे फ्लो हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टर पर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का वह ज्यादा होना चाहिए, है ना, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कम से कम करंट फ्लो होगा उससे भाई। तो मुद्दा यही आ गया कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो। अब देखिए आपके पास तो क्या है, आपके पास भाई वोल्ट मीटर है नहीं, आप बनाने जा रहे हो। अब वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हो और गैल्वेनोमीटर आपके पास है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस तो छोटा मोटा जो है वो है। तो अब बात आती है कि कैसे हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना। ये इतना सब बात करने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पहले तो बात करें कि भाई गैल्वेनोमीटर से सॉरी वोल्ट मीटर से हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कैसा हो, उसका रेजिस्टेंस हायर हो, ताकि वह सर्किट से बहुत ज्यादा करंट न ले और वह उस पोटेंशियल डिफरेंस को अफेक्ट न करे जिसके कारण जिसको वह मेजर करने जा रहा है। यह अपना पूरा क्या है उद्देश्य है। अब बात आती है कि कैसे डिजाइन करें। हमारे पास तो भाई एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से मौजूद है, ठीक है, हमारे पास मौजूद है। अब आगे ये कि आपको इसका रेजिस्टेंस क्या करना है, बढ़ाना है। यू वांट टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना तो बड़ा आसान, आप इसके पैरेलल आपके सीरीज में एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा दीजिए। अगर आपने इसके सीरीज में एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगा दिया, देखिए ए और बी ये दो पॉइंट्स हो गए, और आपने एक हाई वैल्यू रजिस्टर अगर इसके सीरीज में लगा दिया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि भाई जो अगर उसको पैरेलल में लगाएंगे सेटअप को, इस सेटअप को, तो वो क्या करेगा, वो बहुत कम करंट लेगा। सो बस यही तो हो गया, यही आपका वोल्ट मीटर है। दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, यही वोल्ट मीटर है आपका, ठीक है। दिस सेटअप इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, जो कि क्या करेगा, एक वी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, ओके। और ये जो वैल्यू, ये जो लगाया है आपने रजिस्टर, ये रजिस्टर इसकी वैल्यू कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो ये सेटअप है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा, तो बहुत आसानी से यह पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देगा, मेजर कर देगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, अब देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई कितना करंट इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता है। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर वो IG देता है, क्या देता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन IG देता है, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे मेजर होता है गैल्वेनोमीटर में, ये भी बता देता हूं मैं। तो देखिए आप, जैसे ये स्केल है उसकी, तो ये यहां से शुरू किया 0, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से अगर मान लीजिए 10 टोटल डिविजन्स हैं उसमें, ठीक है। और एक डिवीजन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, ठीक, तो उसको कहा जाता है फिगर ऑफ मेरिट। अब ध्यान से समझना कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। के जो होता है वो क्या बताता है, IG/N, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। मतलब कि करंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड के, फिगर ऑफ मेरिट। मतलब एक डिफ्लेक्शन, जैसे ये स्केल है आपकी और ये एक डिफ्लेक्शन अगर देगी तो एक डिफ्लेक्शन देने में कितना करंट लगेगा, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। उसे फिगर ऑफ मेरिट कहा जाता है, जो कि IG/N होता है।
सीधी सी बात है, अगर 10 एम्पियर टोटल मेजर कर रहा है और उसमें 10 क्या है, डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो 10/10 आपको 1 एम्पियर दे देगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो यहां पर भी वही हो रहा है, IG/N, ठीक है, उसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। तो अभी हम बात कर रहे हैं IG की, तो IG जो है वो किसके इक्वल होगा, जस्ट यहीं से पता चल जाएगा, N × K के, मतलब कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय फिगर ऑफ मेरिट कितना है, हाउ मच इज द फिगर ऑफ मेरिट। तो यहां से आपको पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका IG कितना है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट कितना है, हाउ मच इज द गैल्वेनोमीटर करंट। अच्छा, ये आपके पास पता चल गया, लेट इट बी 1, ओके, इक्वेशन नंबर 1, IG इक्वल्स टू N × K, इतना आपने पता कर लिया। अब बात आती है कि भाई ये दोनों रजिस्टर्स हैं, कैपिटल R, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है, ये दोनों जो हैं जब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है RS वो किसके इक्वल हो जाएगा, R + G के इक्वल हो जाएगा, है ना। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R + G, क्लियर है इतना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R + G, सीधी सी बात है ना, ये क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे, क्लियर है इतना। अब बात आती है कि भाई गैल्वेनोमीटर करंट कैसे निकाला जाएगा, तो एक बात तो क्लियर है, देखो IG जो होगा वह किसके इक्वल होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V डिवाइडेड बाय जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो, दैट इज R + G। तो IG इक्वल्स टू V/R + G, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि V जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाट यू वांट टू मेजर, वो कितना हो जाएगा, IG × R + G। तो दिस इंप्लाइज V is equal to IG × R + G, IG × R + G, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये सब करके निकालना क्या चाहते हैं, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर करने की इसमें क्षमता होना चाहिए, इसमें एबिलिटी होना चाहिए, है ना, उसी के लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हैं एक्चुअली। पर आप निकालना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई पता चले मुझे कि कितना रेजिस्टेंस में लगा दूं, किसमें, यहां पर सीरीज में गैल्वेनोमीटर कॉइल के, ताकि वह जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वह किस में कन्वर्ट हो जाए, वो एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए, यही तो आप निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो लेट्स डू दैट। आप अगर निकालना चाहते हैं R, तो ये हो जाएगा V/IG and that is equals to R + G. Let's find R. This implies R is equal to V/IG - G, and this is what is the value of R. Okay, so यही आपको फाइंड करना था, ये R ही आपको फाइंड करना था, आपने R फाइंड कर लिया, as simple as that, ठीक है। तो अगर आपके पास R है, आपको पता चल गया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर करंट जो मैक्सिमम फ्लो हो सकता है वो पता है, वो पता चल जाता है, और G की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, तो आप बड़ी आसानी से R निकाल सकते हैं। और R अगर आप निकाल लेंगे, सो बाय दैट यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर which can measure the voltage. Okay, question is, both the electric and magnetic fields can deflect a moving electron. Both the electric and magnetic fields can deflect a moving electron. What is the difference between these deflections? इन deflections में difference क्या है, देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है, पर इन डिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस डिफ्लेक्शन। तो देखिए हमने दोनों पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करती है वो भी पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन इनमें इन डिफ्लेक्शंस में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये अभी हमें पता करना है। तो देखिए एक बात अगर आप समझ रहे होंगे तो एक बात तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है और मान लीजिए पॉजिटिव है नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके आए, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो क्या करता है, वो ये नेगेटिव प्लेट से रिपेल होगा और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इस तरह से लगेगा, ठीक है, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से लगेगा। अब जब ये इस तरह से इधर ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, ये जब ऊपर की तरफ लग रहा है ऐसा, तो ये इसको क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा,
आई बात समझ में? इसका पाथ जो है वह इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक, और ये इस तरह चला जाएगा, ठीक। पहली बात तो ये है ना। अगर ऐसे ही देखिए स्टार्टिंग में क्या कहता है, इसको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया, और परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने पे क्या हुआ कि वो जो है वह क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब एक और बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर यहां पर हम बात करें तो क्योंकि क्या होता है, शुरू में तो ये इसके शुरू में तो ये इसको क्या नहीं करती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्पीड को परिवर्तित शुरू में नहीं कर पाती, लेकिन बाद में जो है उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पीड जो है वह चेंज होती है ना। क्यों होती है, देखिए ये शुरू में तो यहाँ पे ये ऐसा हॉरिजॉन्टल जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रही है तो प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उस पर क्या है उसका पाथ चेंज होगा तो अब कुछ कंपोनेंट इस तरफ आएगा, अब कुछ कंपोनेंट जब इस तरफ आएगा वेलोसिटी का, तो यहाँ पर तो फील्ड फोर्स लगा ही रही है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, बूस्टअप होगी स्पीड। अब जब बूस्टअप होगी स्पीड, है ना, स्पीड जब बूस्टअप हो रही है तो डेफिनेटली देखिए दोनों ये वाला कंपोनेंट भले ही काम ना कर रहा हो, ये वाला वैसा का वैसा ही है वेलोसिटी का कंपोनेंट, पर ये वाला कंपोनेंट अगर बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी या चेंज होगी बोले हम, है ना, स्पीड विल चेंज और स्पीड इंक्रीजेस डेफिनेटली। लेकिन अगर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने पढ़ा है, मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि वो जो है वर्टिकली इनवर्ट्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी वर्टिकली इनवर्ट्स गई हुई है, ठीक है। और अगर क्या होता है कि इसमें अगर क्या हो रहा है, अगर इसमें जो है जस्ट मिनट, तो अब ये जब इस तरह से एंटर होता है तो एक बात तो क्लियर है आपको, नो प्रॉब्लम तुषार, यू कैन नो प्रॉब्लम, ओके। सो अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली इनवर्ट्स है। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट होगा, और लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे आप, करंट अपोजिट इस तरफ है, करंट इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ट्स है, तो देखिए करंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ट्स, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, करंट इस तरफ है ना, करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट करती है यहाँ पर पूरे रीजन में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूम जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वह इस तरह से घूम जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर ये पूरी तरफ परसिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या करेगा, ये पूरे पाथ पे इस तरह से रिवॉल्व कर जाएगा, है ना, ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर जाएगा, राइट। तो ये जो है, ये यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये जो रहता है ना बच्चों, यहाँ पर फोर्स जो होता है हर पॉइंट पर वह मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। इस पॉइंट पर मोशन के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, इस पॉइंट पर आप देखोगे तो वो 90 डिग्री लग रहा होगा। यानी फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड की खासियत है, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो जो फोर्स होता है हर पॉइंट पर मोशन के वह परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, 90 डिग्री पर रहेगा। यानी अगर पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, देखिए, है ना, ये मोशन की डायरेक्शन है तो फोर्स ये ऐसा लग रहा है। अगर पार्टिकल इसके कारण, इसके इफेक्ट के कारण ये ऐसा हो जाएगा, ये पार्टिकल का मोशन है तो फोर्स जो लगेगा इस पर फिर से ये ऐसा लगेगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे लगेगा। फिर अगर ये इसके कारण चेंज हो जाएगा और पाथ ऐसा कर लेगा तो फोर्स फिर क्या लगने लगेगा, 90 डिग्री। तो फिर इस तरह से क्या होता है, ये पाथ जो है यह कंटिन्यूसली चेंज होता है। और आपको पता है कि एक ऐसा केस होता है जबकि फोर्स हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, वह होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है परंतु जो एक्सेलरेशन है वह हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए यह डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर स्पीड चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में,
परंतु मैग्नेटिक फील्ड के केस में स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड वही बनी रहती है, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बताइए आप सभी समझ पाए क्या इस बात को? अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कैसा है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है वर्टिकली इनवर्ड्स जो है मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है, और इसमें जो है पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से एंटर कर रहे हैं, और इसके पाथ दिए हैं, 3 पार्टिकल्स के पाथ दिए हुए हैं। एक पार्टिकल का पाथ इस तरह से है, सीधा जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से जा रहा है। तीसरा जो पार्टिकल है, तीसरे पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरह से बताया गया है, ठीक है। ऐसे 3 पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा 4 हैं, एंड एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने नाम भी दिए हैं। अच्छा एक और पाथ मैं बना देता हूँ, एक पाथ और है वो इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से, और नाम इनके मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन में जो नाम दिए इनके वो है ए, बी, फिर इसके बाद है सी और डी, ठीक है, इस तरह से दिया है। अच्छा और कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? तो आपको दिया है अ न्यूट्रॉन, फिर है अ प्रोटॉन, फिर है एन इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में है एन अल्फा पार्टिकल। एन अल्फा पार्टिकल, ये सारे क्या कर रहे हैं? ये 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दे आर मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, विथ इक्वल वेलोसिटीज। अच्छा एक और जो क्वेश्चन में हिंट दिए कि वेलोसिटी जो है उसकी क्या है? उन सबकी कांस्टेंट वेलोसिटीज हैं, है ना, सभी की वेलोसिटीज कांस्टेंट है, ओके फाइन। पूछा है कि ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल्स आर शोन, रिलेट द ट्रैक्स टू द पार्टिकल्स। मतलब आप बताइए कि कौन सा ट्रैक कौन से पार्टिकल को क्या करेगा? रिलेट करेगा। मुझे लग रहा है शायद ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, ये जो रेड से बन रहा है वो इतना क्लियर नहीं है, तो मैं इसको ब्लैक से ही कर देता हूँ। देखिए ये पहला एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ठीक है, और तीसरा पार्टिकल ये है, ठीक, और चौथा पार्टिकल ये है, ठीक है। ये इस तरह से ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, पाथ अब विजिबल है, ठीक। और आपसे पूछा है कि कौन सा पाथ किस पार्टिकल को बिलोंग करेगा, मतलब ए कौन सा पार्टिकल है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, ये आपको बताना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो प्रश्न तो बहुत ही क्लियर है, बड़ी आसानी से आप प्रश्न को समझ गए हैं, पर अब सोल्यूशन उतना आसान है क्या, ये सोचना है अब, है ना। दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक। तो सोचते हैं, देखिए अगर आप बात करें कि आपको पता है कोई चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो उस पर क्या लगता है? उस पर फोर्स लगता है, यू नो दैट, है ना। क्या बोला मैंने? जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से फ्लो होता है या सॉरी मूव करता है तो वो क्या होता है? उस पर फोर्स लगता है। तो मैंने बोला था चार्ज पार्टिकल लग जाता है तब उस पर फोर्स लगता है। तो यही बात हो गई। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो जो न्यूट्रॉन है वो कौन सा है? पार्टिकल सी, क्योंकि वो सीधे जा रहा है। अगर वो सीधे जा रहा है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो है न्यूट्रल है ना, ये सीधे जा रहा है स्ट्रेट, सी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स ऑन सी। तो यू कैन सी दैट कि भाई नो फोर्स ऑन सी मतलब ये न्यूट्रॉन है। इतनी बात क्लियर। आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि भाई अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है चार्ज की। अब देखिए अगर मान लेते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज अच्छा पहले हम नेगेटिव ले लेते हैं ना, उसका कारण है, मैं बताऊंगा क्यों। अगर ये ऐसे जा रहे हैं, सभी पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, वेलोसिटी भी ऐसी है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जाएगा तो करंट उसके नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो करंट नीचे है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब वर्टिकली इनवर्ड्स ऐसी है, अंदर की तरफ वर्टिकली इनवर्ड्स है, ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ मतलब ये वाला तरफ, और ये वाला तरफ पार्टिकल डी है। फिर से देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ऊपर पार्टिकल जा रहा है, नीचे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ मतलब ये डी पार्टिकल, और डी पार्टिकल जो है इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, और एक ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वहां गिवन है, वह है इलेक्ट्रॉन।
तो डी जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गया, या इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं कि ये डी वाला पार्टिकल है। अब बात आ गई भैया, देखो दो पार्टिकल जो है उनकी तो विकेट गिर गई, सी जो है वो न्यूट्रॉन है और डी जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब बात आ गई कि ए और बी को डिसाइड करो। अब ए और बी में ऑब्वियसली एक प्रोटॉन होगा और एक अल्फा पार्टिकल होगा, ये बात भी क्लियर हो गई, है ना, क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो बी और ए में एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। पर अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि कौन सा, दोनों ही तो पॉजिटिव हैं। अब आप इसमें क्या टॉस करोगे क्या? नहीं, अब लगेगा दिमाग, कैसे करेंगे, कौन सा अल्फा पार्टिकल और कौन सा प्रोटॉन। ये करने के लिए आपको ये पता करना है कि जब कोई पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स देता है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए, और वो होता है mv²/r = qvb, है ना। और यहां से आप v से v कैंसिल कर दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb, ठीक है। अच्छा, अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है क्वेश्चन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी किसी पार्टिकल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी ऑब्वियसली। तो इससे आपको पता चल गया है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q है, मास टू चार्ज रेशो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर मास टू चार्ज रेशो ज्यादा होगा तो रेडियस ज्यादा होगी, और मास टू चार्ज रेशो कम होगा तो रेडियस कम होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसकी, अच्छा बताओ, एक बात बताओ, ये वाला जो है ये जैसे ऐसे जाके ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो है ये ऐसे जाके ऐसा होगा, तो रेडियस किसकी ज्यादा? रेडियस ये बी वाले की ज्यादा है, सही है ना। तो अब आपको बताना है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में किसकी रेडियस ज्यादा है, ये भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए अब आपको m/q निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर प्रोटॉन की बात करता हूं, प्रोटॉन होता है 1h1, अगर m/q की बात करता हूं तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन पे एक ही होता है, 1 होता है, मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा होता है ये, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेकिन मैग्नीट्यूड में। ये आता है प्रोटॉन के लिए, दिस इज फॉर प्रोटॉन, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करता हूं तो अल्फा पार्टिकल होता है 4he2 होता है अल्फा पार्टिकल। तो मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 टाइम्स mp/e, और यहां है mp/e। कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज टू मास रेशो है वो डबल है। अगर उसका चार्ज टू मास रेशो डबल है तो उसकी रेडियस भी डबल होगी। इसका मतलब है कि जो बड़ी रेडियस वाला है वो कौन है? अल्फा पार्टिकल है, और जो छोटी रेडियस वाला है वो कौन है? वो प्रोटॉन है। इतना आप सभी बहुत ध्यान से समझ गए होंगे। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। केवल आपको जो आपने पढ़ा है अभी तक थियोरी में वही अप्लाई करना था और आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप दिस डिस्कशन इज क्लियर टू यू।